2004, 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, बट आपके लिए रिलेवेंट है। हाउ स्वीट सर। तो इसमें गाली भी है एंड कॉम्प्लीमेंट भी है। यशवंत सिन्हा जी उस समय अटल बिहारी गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। बहुत बड़ी बात होती है। और वो हजारीबाग सीट से, अभी झारखंड की है, पहले बिहार की होती थी, जो चुनाव वोट मांगने के लिए गए 2004 में, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो एक महिला से टकराए। महिला ने उनको क्या बोला पता है? बाबू, आपने मिट्टी का तेल का भाव बढ़ा दिया। Oops. And he lost election very badly. On this issue. He lost election very badly. So going by your numbers, you're saying कि ये नामुमकिन तो नहीं है to go into a very high bracket. नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो जैसे लोग कहते हैं, people see, I don't understand. वो पहले ये कहते थे ना, पिछले 19 के इलेक्शन में आपने नामुमकिन की बात करी तो मुझे एक नारा याद आ गया। पिछले इलेक्शन का सबसे बड़ा नारा, बोलो, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा था। हाँ, तो उन्होंने कह दिया, फिलॉसफी वैसा ही तो चेंज नहीं हुआ, उसी हिसाब से उन्होंने कह दिया, टारगेट सेट कर दिया। तो अब देखते हैं होता है कि नहीं होता। Okay, Cyrus says super excited. This time ये सच चीज है. I'm actually excited because we're in the middle of the greatest tournament of all time. Not that bloody IPL nonsense. We're talking about general elections 2024. We're recording this. Phase 4 has started, and we're towards the last, say, 15-20% of the entire monument of elections that we've got together here. We have with us one of the greatest minds since Chanakya. In fact, there's a connection because Chandragupta and Pradeep Gupta must be related, and hence there's a Chanakya in his court as well, who is not here, so he'll speak for him. And Pradeep sir, you've been with us before, episode 685. और उस point पे we discussed all kinds of things, but the pressure was not there. Now we are in the middle of this season. The pressure तो बहुत है आजकल, and I'm hearing all kinds of things. Let's start from the top now. Let's start with the fourth thing that's going on right now. What's your analysis on where we are at the moment as we are recording? So, Cyrus, thank you for having me here. Fourth phase is completed. Now we are almost in middle of the election, Lok Sabha election. So, इस समय, at this point of time, all I want to say is the food is half cooked. वो भी एक स्टाइल है। हाँ, कोई कल्चर्स में ये भी ठीक है। फूड इज हाफ, आधा पकाओ, आधा ब्रेन को पकाओ। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एनी काइंड ऑफ प्रोडिक्शन, पहले तो दूसरी चीज है कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ने हमारे ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। मतलब बोलती बंद बैन। तो ये इसका फायदा क्या है फिर? सर यू हैव टू डू ट्रिक्स। इसका फायदा है कि उन्होंने 1 जून, विच इज द लास्ट फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन, विच इज द 7th फेज, वो 6 बजे के बाद आप नंबर वगैरह वगैरह सब बोल सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। न्यूज़ चैनल्स और डिजिटल चैनल्स में तो 24 आवर्स ये गैम्बलर्स के जैसा एडिक्शन होते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात। उसमें क्या हो रहा है कि वो उनके ऊपर बैन नहीं है, जो आप बात देखते हैं इलेक्शन चैनलों के ऊपर, वो पॉलिटिकल, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोग, हर आदमी बोलता है मैं जीत रहा हूँ। हाँ, और सबके पास 400 सीट और है, सबके पास नंबर्स हैं। एग्जैक्ट नंबर, कट टू कट नंबर्स है, 399। राइट। तो उनके ऊपर पाबंदी नहीं है। ठीक है, पाबंदी हमारे जैसे लोगों के ऊपर है, पोलिंग एजेंसीज के ऊपर है। लेट्स क्लैरिफाई, अपना ट्राइब जो है वो सेफोलॉजिस्ट की जो ट्राइब है, द प्रोफेशनल पॉलिटिकल स्पोक्सपर्सन। एब्सोल्युटली। एक्चुअली सर जस्ट एक्सप्लेन वो सेफोलॉजिस्ट क्या है। वो स्पेलिंग में गलती है शायद, PS से स्टार्ट हो जाता है, वी गेट कंफ्यूज फ्रॉम देयर। आई विल टेल यू दैट। हाँ जी। सेफोलॉजी इज नथिंग बट साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी। मीनिंग एक ह्यूमन बीइंग अपना निर्णय लेने के समय हाउ ही थिंक्स, what he thinks, what matters for them for the most, while electing or selecting the political party and for that matter the political leader. सर इलेक्टिंग और सिलेक्टिंग में फर्क है भाई। दो इलेक्टिंग तो डेमोक्रेसी की बात है, सिलेक्टिंग तो फैशिस्ट की बात नहीं, है। मैं बताता हूँ आपको कि दोनों के बीच में why I use those two words precisely. Electing is आप एक पार्टी को, एक सरकार को इलेक्ट करते हैं। करेक्ट। एंड सिलेक्टिंग इज आप एक नेता का सिलेक्शन करते हैं कि दिस नेता, दिस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग विच इज द लीडर। पार्टी की आपस में पार्टी सिलेक्ट करते हैं? नहीं, पार्टी मीनिंग सरकार। आप इलेक्ट क्या करते हैं? आप सरकार इलेक्ट करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट। हाँ। और सिलेक्ट क्या करते हैं? एक नेता सिलेक्ट करते हैं, यार दिस पर्सन इज मोर सूटेबल फॉर अस।
sometime he may be belonging to X party or Z party or Y party. So in a way आप एक अपना लीडर, हु इज लीडर? लीडर इज अ जन प्रतिनिधि जो आपको प्रतिनिधित्व करने वाला है राइट फोरम में, विच इज पार्लियामेंट इन दिस केस. उस आदमी का सिलेक्शन बड़ी केयरफुली आप करते हैं. क्यों करते हैं केयरफुली? लेट मी टेल यू दैट. जो 100 वोट कंट्री के अंदर कास्ट होते हैं, वोटर कास्ट, टर्न आउट, नॉट दोज हु डिडंट कम, उनकी बात नहीं कर रहा. जनरली लास्ट टाइम 67% था. तो वो जो 67% का 80% जो है, दोज हु कास्ट वोट, देयर लाइवलीहुड इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द डे. तो आप जैसे अपना एक, आप और हम अपना एक प्रोफेशन का सिलेक्शन करते हैं बड़ी केयरफुली कि विच इज़ मोस्ट सूटेड फॉर अस. The same goes in their minds while electing or selecting the party or the leader in the voters' mind. तो now suddenly इतना प्रेशर आ गया. मैं सोचा कि एक छुट्टी है, हम सोमवार पे हम जा सकते हैं वोटिंग के लिए. अभी मैं सोचता हूँ कि सोचना पड़ेगा, बराबर सोचना पड़ेगा, थोड़ा डेटा एनालिसिस करके फिर. बिल्कुल आपको पूरी सर ये आई थिंक सर आप ओवर वैल्यू करते हैं वोटर्स की जो माइंडसेट. नहीं, मैं बिल्कुल ओवर वैल्यू नहीं कर रहा. ये एक तो 5 साल में होता है. जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो मैंने जैसे बताया 80% के ऊपर तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका जीवन ही निर्भर है उसके ऊपर. जीवन, लेट मी टेल यू वेरी कैंडिडली, जीवन निर्भर. लेकिन जो बाकी भी 20% बचे उनकी भी बहुत सारी चीजें, वेल बींग्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द डे, चाहे रोड हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, क्या आप इसके बिना रह सकते हैं? और ये कहाँ से आने वाली है? हाँ जी, मैं तो मलबारी में रहता हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं है. ना बिजली है, ना रोड्स है, ना कॉमर्स है, कुछ नहीं है. अस्पताल भी नहीं है, दुकान भी नहीं है, होटल भी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है सर. यदि ये सब नहीं होता तो आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता. आप रोड के बिना, बिजली के बिना, पानी के बिना रह नहीं सकते, रेस्टोरेंट के बिना रह सकते. सही बात है. बट कमिंग बैक टू आपका जो पॉइंट है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए. वो है कि यू आर सेइंग कि वी आर आम आदमी जो वोट 80% जो वोट देते हैं, कॉमन मैन जो वोट देते हैं, सर हम लोग सब तो कॉमन मैन ही हैं. वोटिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एट द रिजल्ट. जो नतीजा है एंड में, हाउ इट विल अफेक्ट हिम. बट आई वुड फील कि ये पॉइंट इज मोर रिलेवेंट फॉर द बजट. Isn't the budget the way you're looking at how it will affect me? I'll tell you. Specifically. When आप एक कॉमन मैन ले लीजिए, किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी चीज, इवन शादी के लिए भी, आपकी खुद की शादी के लिए भी, आप जब गंभीर बात है सर, अभी मन बताओ, we are having a good conversation. It is a matter of electing and selecting. वो सिलेक्टिंग नहीं हुआ. Electing and selecting कि जब आप एक चॉइस करना चाहते हैं among so many choice available to you, तो आप उसकी जो प्रोसेस होती है उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करते हैं, क्या है, ये है, वो है. और पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट के केस में 5 साल पहले भी वो आपके पास आए थे, उन्होंने तमाम तरह के दावे वादे किए थे, एंड बेस्ड ऑन दोज दावे वादे आपने जिसको भी इलेक्ट किया था वो किया था. तो वो आपके माइंड में घूमते रहते हैं. आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ. 2004 के इलेक्शन में, 2004 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ बट आपके लिए रिलेवेंट है. हाउ स्वीट सर. तो इसमें गाली भी है एंड कॉम्प्लीमेंट भी है. यशवंत सिन्हा जी उस समय अटल बिहारी गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे. फाइनेंस मिनिस्टर बहुत बड़ी बात होती है. और वो हजारीबाग सीट से, अभी झारखंड की है, पहले बिहार की होती थी, जो चुनाव वोट मांगने के लिए गए 2004 में, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे. तो एक महिला से टकराए. महिला ने उनको क्या बोला पता है? बाबू आपने मिट्टी का तेल का भाव बढ़ा दिया. Oops. And he lost election very badly. On this issue. He lost election very badly. So I am trying to tell you is that, जैसे मैंने कहा, लाइवलीहुड आपके जीवन का सवाल है और वो 5 साल में एक बार आपके हाथ में रखा हुआ है. सोच के तो आप बहुत सोच के समझदारी से चुनाव करते हैं. ये पर्सनल इफेक्ट क्या है इसमें बेसिकली, या इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा क्या होगा, क्योंकि वो आपको 5 साल तक आपको 5 साल पता नहीं, बिकॉज मैंने सुना कि अगर ये हंग पार्लियामेंट हो जाते हैं तो 5 साल तो नहीं जाएगी. नहीं, लेकिन हम जब मैंडेट कर रहे हैं तो 5 साल तो है. उसके बाद तो क्या होता है, नोबडी नोस. सर रिवाइंड करके लेट्स गो बैक टू, अब तो 4th फेज कंप्लीट हो गया जी. फेज 4. व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट फेज 4 एट द मोमेंट? विल सी फेज 4 एंड फेज 3 which are fresh in the minds of people who voted. नहीं, देखिए, टर्नआउट बहुत कम था या कम 2019 से कम था? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ कि 2-3 विषय थे. जैसे आपने बताया फर्स्ट फेज में टर्नआउट
सडनली लगने लगा कि कम हो रहा है। और फिर बाद में धीरे धीरे वो करीब करीब फिर भी 1 या 2%, चारों फेस की बात कर लें तो, टोटल बात कर लें तो 1 या 2 फेस अभी भी कम है। उसकी 4-5 वजह है। देखिए इलेक्शन, लेकिन पिछले इलेक्शन भी गर्मी में ही हुए थे, उसके पहले मई महीना में तो होते तो ठीक। उसमें क्या होता है कि अलग दूसरा होता है वेकेशन। अब वेकेशन एक ऐसी चीज है कि इतने सारे स्टेट्स हैं, अप्रैल में यदि मान लिया जाए चुनाव हो रहा है जो कि शुरू हुआ अप्रैल में, तो मार्च में एग्जाम खत्म होते हैं। आजकल दूसरी क्लासेस, नेक्स्ट क्लास जो है वो तुरंत अप्रैल में शुरू हो जाती है, और उसके बाद जनरली फिर अलग अलग स्कूल का अलग अलग CBSE का अलग सिस्टम। मई महीना में एवरेज अगर लो तो मई महीना में 100% वेकेशन है। हाँ। ये दोनों चीजें तो पहले भी थी। बड़ी चीज क्या हुई है जो 19 में नहीं थी और अभी है, वो है कोरोना। और कोरोना के चलते जो सभी जगह पे कंट्री के अंदर क्या हुआ है, इट्स द टोटल 100 जो वोट्स थे, उसमें जो 2018 तक 2019 तक हर साल जो है 88 लाख के करीब डेथ होती थी, उस रेंज में 80 से 90 के बीच में lakhs डेथ पर ईयर। 2021 एंड 2022 में ये आंकड़ा पहुंच गया 1,39 लाख। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना की वजह से डेथ हुई, बट उसके स्पाइरल इफेक्ट जिसको आप बोलते हैं कि किसी की डेथ हार्ट अटैक से भी हो रही है, किसी की उससे भी हो रही है, तो बोलने के आसपास बोलने का मुद्दा ये हुआ कि मोर्टेलिटी रेट जो है इन 5 साल में खासकर कोरोना के बाद बढ़ गया। सिटिंग गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। नहीं, किसी भी लास्ट 2 years people are dying। नहीं, ये किसी मरना जीना कोई सरकार के हाथ में थोड़ी ना है। सही बात है ना, या किसी के भी हाथ में नहीं है। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। द पॉइंट इज दैट, एक ये तीसरी वजह बताई, बहुत सारी वजह होती है इसमें, एक अभी भी चौथी पे आ रहा हूँ। अब क्या हुआ कि 19 के इलेक्शन में इलेक्टर्स जो थे टोटल 89 करोड़ थे, 90 मान लीजिए रफ बोलने के लिए। अब जो है 97 करोड़ हो गए 24 में, 5 साल बाद बढ़े हैं। ऐसा नहीं कि तो पैदा भी तो हुए हैं पैदा भी हुआ है। तो हुआ ये उसमें दूसरा वजह कि हम सब जानते हैं कंट्री यूथ है, यंग हो चुका है। तो यंग का मतलब क्या है कि जो पहले 18 से 25 साल के एज ग्रुप में 15 से 20% लोग होते थे जो वोट करते थे इस ब्रैकेट में, वो अब बिकॉज यंग इंडिया हुआ है तो 5 साल में यही तो ऐड बड़ा हुआ है ना, 7 करोड़ जो बढ़े, एज ग्रुप में बढ़ गया। हाँ। अब ये एज ग्रुप में जब बढ़ गया तो जो पहले 15 से 20 होता था 20 से 25 हो गया। करेक्ट, ठीक है। तो ये जो एज ग्रुप होता है ये मोस्टली हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जॉब सीकर्स होते हैं, नए जॉब में सर्विस में लगे होते हैं। तो वो जहाँ पर जाके जॉब करते हैं या पढ़ते हैं वहाँ पर उनका वोटर आईडी नहीं बना होता। जब वो एक आप सेटल होते हैं 25-30 साल की उम्र के बाद, तब आप अपना वोटर आईडी वहाँ बनाते हैं। तो उसका भी एक असर हो रहा है। तो ये सब मिला के कुल मिला के 1-2% ही है, लेकिन कहने को तो कम है, बट बेस तो बढ़ गया है। और यंगस्टर्स की इंटरेस्ट भी कम है ना कभी कभी। अभी जब 20s में डिपेंड करता है। हाँ, तो वो भी एक चीज होगा। वो बॉम्बे में जैसे कम है, बॉम्बे में ये कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है नहीं। हाँ, बॉम्बे में एटलीस्ट अर्बन मुंबई में, अर्बन मुंबई में, कोलाबा टाइप मुंबई में। अरे यार कोलाबा को गाली देता सीधा सर गुप्ता जी, ये नहीं चलेगा। ये अपना ऑलरेडी पोलराइज किया पूरा देश को भाई। अभी सेक्शन और डिस्ट्रिक्ट पे मत जाइए। बिल्कुल जाना पड़ेगा क्योंकि कोलाबा इज द असेंबली वर्स्ट परफॉर्मिंग साउथ मुंबई, वर्स्ट टर्नआउट, अपना इलाका वर्स्ट। एम आई राइट सर? वर्स्ट परफॉर्मिंग वोटर टर्नआउट। इसमें शर्म की बात भी नहीं है। सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार जिम्मेदार नहीं है, आपके जैसे नागरिक जिम्मेदार हैं जो कोलाबा में रहते हैं। मैं एक बात बताऊं, सोमवार पे है ना ये साउथ मुंबई के जो इलेक्शन, बिल्कुल है। तो अगर सोमवार पे रखते तो 3 दिन का वीकेंड हो जाते। तो ये मुंबई दिल्ली लोग जैसे है ना, यू गिव देम 3 days छुट्टी तो लोग बाहर जाते हैं। तो मैं कहता हूँ वेरी बैड प्लानिंग। हाँ, तो मैं कहता हूँ कभी कभी देश के लिए और प्रजातंत्र के लिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बाजू में रख के उस इंटरेस्ट को सामने रखना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ आपसे जो कोलाबा में रहते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर देश को अच्छा बनाने के लिए अगर सोच है तो आप थूक मत मारो, डोंट स्पिट। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। सारी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसमें वोट करना तो सबसे ऊपर है।
पैरामाउंट। पता नहीं लोग ये जिम्मेदारी नहीं है किसी के पास कि दिस इज माय जॉब, yes. ये फर्ज नहीं होता अपना। जो इफ यू टॉक टू अगेन आई एम टॉकिंग मुंबई, दिल्ली एंड द बिग सिटीज, लोग सोचते हैं कि वोट करो या ना करो, दे डोंट थिंक कि वोट करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ सॉलिड थॉट। उनको जैसे मैंने बताया ना, वो 20% कैटेगरी में आते हैं, उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट की अहमियत कम पता चलती है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट की अहमियत, जो गांव में रहते हैं, जो आर लार्जली डिपेंड, क्योंकि वहाँ पे इतने साधन नहीं है, यू नो। तो ये बहुत सीरियस मामला है, यू आर सेइंग? नहीं, बहुत सीरियस। अगर इकोनॉमिक साइड से देख लो तो द लोअर यू आर द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, द मोर सीरियस यू टेक द वोटिंग प्रोसेस। ऑफ कोर्स। और जिनके पास बहुत है लाइफ में, जैसे साउथ बॉम्बे की, ठोक मार सकते हैं इधर, उनको ऐसा भी लगता है कि मैं लाइन में खड़ा क्यों। बट ये भी एक पॉइंट है। They should make it a little more convenient. I'm not saying कि कन्वीनियंट अभी बना दिया। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। नहीं, मतलब अभी एक पोलिंग बूथ के ऊपर 1000 से 1200 वोट। ऑनलाइन वोटिंग क्यों अगर कर सकता है तो नहीं, ऑनलाइन वोटिंग के अभी 100% मिलेगा आपको। बहुत जबरदस्त सारे टेक्निकल उसके अंदर, गोची बात, नॉट गोची, टेक्निकल। ऑनलाइन मतलब टेक्निकल, राइट, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के अंदर उसको दुरुस्त और फुल प्रूफ करने के प्रयास चालू हैं, और सून आई थिंक होगा ये कभी कि हम ऑनलाइन भी कर पाएंगे, हम जहाँ भी हैं, तो वोटिंग परसेंटेज बहुत आलसी हो गया। ये जूम कल्चर बहुत है आजकल। पीपल इफ दे कैन डू इट फ्रॉम होम, बस वही। सॉरी टू से कि ये सोसाइटी, समाज के इशू है, दिस इज नॉट अबाउट इंडिया, समाज के एंटायर वर्ल्ड। Anyway, let's get back, sir, to before we talk about the access and the growth और आपकी जो शुरुआत, that's very important. Our leader has said कि 400 वोट, he's going on saying कि 400 वोट, ये 400 वोट हो सकते हैं? सॉरी, 400 सीट्स हो सकते हैं? होने को तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये तो कैसा, ये डिप्लोमेटिक आंसर है भाई। सो आप तो एक्सपर्ट है। नहीं, मैं कह रहा हूँ देखिए, 3 ग्रुप है कंट्री के अंदर, स्टेट्स, हमने उनको 3 भाग में वो किया, स्प्लिट किया। एक सेट ऑफ स्टेट्स हैं, राज्य हैं, जहाँ पर कि 257 सीट्स हैं। वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस तरह के सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी का स्ट्राइक रेट 19 के इलेक्शन में 95% था। यानी अपोजिशन पार्टी ने उस 257 सीट्स में से केवल 19 सीटें जीती थी, आप समझिए। ठीक है, दीज आर द स्टेट्स जहाँ पे कि 100% भी था, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, या 100%, नो कॉन्टेस्ट, राइट। तो ये एक ग्रुप है। तो अब यहाँ पर जो ग्रुप है, केवल 19 सीटें हैं। दूसरी जो बढ़ने की जो उम्मीद है, वो 19 सीटें हैं। 95% पे आप ऑलरेडी बैठे हुए, और कुछ जगह पे 100 है। दूसरा जो ग्रुप था, जहाँ पे कि करीब 195 सीट्स हैं, वहाँ पे बीजेपी का स्ट्राइक रेट था 60%। वहाँ पर जो स्कोप है अच्छा खासा, ये 40% का स्कोप है सीटों का। ये स्टेट्स कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, जहाँ 80 सीटें, एनडीए ने 64 80 सीट एक स्टेट में भाई, एक स्टेट में। ये मामला बाद में बताऊंगा, बट लेट्स फोकस ऑन द मेन इशू। दूसरा स्टेट था बंगाल। बंगाल के अंदर उसमें 42 सीट्स हैं, उसमें से बीजेपी ने 18 जीती थी। यदि बीजेपी को 400 की तरफ जाना है तो बंगाल, यूपी और उड़ीसा में 21 सीट्स हैं। ऐसे मैं चलते आ रहा हूँ कि 80, 42, 21, उड़ीसा में बीजेपी ने 8 सीट जीती थी। तो कहने का मतलब 13 सीट का स्कोप बनता है। तो ये सब मिला दें तो एक स्कोप यहाँ पे क्रिएट होता है। सवाल ये है कि जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, आगे जा पाएंगे या पीछे जा पाएंगे। सही जवाब है सर। और इस डिस्क्लेमर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमको पता नहीं कि एक्चुअली एंड में क्या होगा। तीसरा ग्रुप है जहाँ पे कि अपोजिशन का रेट 95% था, स्ट्राइक रेट। कौन सा? वो हैं, कौन सी? वो हैं करीब 105 सीटें। अब ये देखिए, वहाँ 257 थी, अब यहाँ 105 आ गई, जहाँ इनका 95% स्ट्राइक रेट है। वो है तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और पंजाब। तेलंगाना भी। तेलंगाना में 4 सीटें जीती थी, इसलिए तेलंगाना को हमने वो 60% कैटेगरी में रखा है। यहाँ पे केवल बीजेपी और एनडीए ने मिला के 105 में से केवल 5 सीटें जीती थी। तो इंडिया अलायंस का ये 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। 19 में था, सॉरी 19 में था, 19। और इस वक्त समय बताएगा।
1 तारीख को एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बताया। सर ये समझ बताएगा सर, वी आर पेइंग गुड मनी फॉर दिस यार। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप अच्छा पैसा भी दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा, कोशिश भी कर रहे हैं, बट वो इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा कि इनके ऊपर पाबंदी आपने लगाई तो लगाई क्यों। तो अच्छा, तो ये डिप्लोमेटिक आंसर हम कैसा बना सकते हैं, मैं सोचता हूँ उसमें कि अगर जब पर्सनल ओपिनियन तो आप लगा सकते हैं, पर्सनल ओपिनियन जैसी कोई चीज नॉट होती प्रोफेशनल, नहीं। पर्सनल ओपिनियन। मैं वही तो कह रहा हूँ, बोलना और बताना केवल एक ही विषय है, वो आपका पीछे कहाँ से आ रहा है, पर्सनल आ रहा है, ऑफिशियल आ रहा है, अनऑफिशियल आ रहा है, इट डजंट मैटर। आपको जेल जाना तय है सर आपने क्यों गुनाह किया ये कोई मैटर नहीं है। oh my God, गुनाह किया या नहीं किया यार ये अभी matter किसको है। वोट दूं? बहुत कंफ्यूजिंग है। So okay, it's a difficult answer, fair enough. मगर so going by your numbers, you're saying कि ये नामुमकिन तो नहीं है to go into a very Definitely high not, bracket. नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो जैसे लोग कहते हैं, people see, I don't understand. वो पहले ये कहते थे ना, पिछले 19 के इलेक्शन में आपने नामुमकिन की बात करी तो मुझे एक नारा याद आ गया, पिछले इलेक्शन का सबसे बड़ा नारा, बोलो। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा था। हाँ, तो उन्होंने कह दिया, फिलॉसफी वैसा ही तो चेंज नहीं हुआ। उसी हिसाब से उन्होंने कह दिया, टारगेट सेट कर दिया। तो अब देखते हैं होता है कि नहीं होता। लोग कहते हैं, अगेन यू नॉट आंसर दिस, लोग कहते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल चीज भी है, बिकॉज जैसे क्रिकेट में एनालॉजी अगर क्रिकेट में देता हूँ कि वी विल बीट देम बाय एन इनिंग्स, एंड ऑपोजिशन को आप डराते जैसे, एंड अपना ट्रूप्स को आप मोटिवेट करते हैं ऐसे। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने जो बाद वाली बात कही बिल्कुल सही है कि हर एक लाइफ में, बिजनेस में, सभी चीज़ों में ऐसा होता है, जो आपका पिछला परफॉर्मेंस था आपके अप्रेजल में भी होता है। अपना अप्रेजल नहीं है सर, अगर मुंडे पे काम है तो काम है, नहीं तो अप्रेजल में क्या होता है कि हर आदमी ये उम्मीद करता है कि मेरी जो भी सैलरी आज थी कम से कम 10% तो बढ़े, कम से कम, और 20% बढ़ जाए तो बहुत अच्छा। भाई वोट सर को दे दो। तो गुप्ता जी फॉर प्राइम मिनिस्टर। 352 सीट्स एनडीए ने पिछले बार जीती थी, तो उस लिहाज से यदि 15% की उम्मीद की है तो कोई उम्मीद में दिक्कत नहीं है। उम्मीद में दम है। बट उम्मीद तो की जा सकती है, कोशिश तो की जा सकती है, और अपने लोगों के सामने एक टारगेट सेट करना होता है। सेल्स में हम टारगेट सेट करते हैं ना कि भाई इतना। You're right. वो 10% अगर गिन के रहो तो it makes sense the numbers. It's only 42 seats to increase. 40 odd, 48 seats to be increased to reach 400 marks. That's just that. Just that. But sir, आप ऐसा कोई decisive point पे नहीं आएगा इसमें कि in your humble opinion कि ये 400 पहुंच सकता है या नहीं? मैंने कहा ना कि उन्होंने टारगेट सेट करते समय 48 सीट्स को ध्यान में रखा, करीब 10 से 15% सीट के ऊपर इंक्रीज हो जाए टारगेट में, दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा, ये मुश्किल है, लिटरेचर पेपर का जैसा है, रीड बिटवीन द लाइन सिचुएशन है इसमें। तो आई एम गेटिंग द आइडिया कि आपका कहने का मतलब है कि दे विल डेफिनेटली क्रॉस वेल ओवर 300। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। हाँ जी, बट आपने बताया 352 था, और अभी अगर अप्रेजल की एनालॉजी 10% या 15%। देखिए, ये अप्रेजल की एनालॉजी बिल्कुल ठीक है। तो स्पोर्ट्स के जैसे होता है कि कोई आपने मैच इनिंग से भी जीत लिया और कभी इनिंग से हार भी जाता है। सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत इतना बिल्डअप के बाद भी हारने की बात भी नहीं है इसमें। अभी जो नहीं, हारने की बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि एनीथिंग कैन हैपन। ये नहीं कह रहा कि कौन हार रहा कौन जीत रहा, उसकी तो पाबंदी लगी है मेरे ऊपर। मैं कह रहा हूँ स्पोर्ट्स के जैसे ये पाबंदी इज अ रियल प्रॉब्लम यार। पाबंदी इज अ रियल प्रॉब्लम। सर आई गेट बेटर आंसर्स देन फ्रॉम माय टैक्सी ड्राइवर हु आर रियल, दे आर फिलोसोफर्स। वो सब फिलोसोफर्स हैं। सारे लोग कह सकते हैं, सिर्फ हमारे जैसे लोग नहीं कह सकते। हमारे ऊपर पाबंदी है। अब आप बताओ, और आपने गलत आदमी को बुला लिया। लगता है जिसके पास जवाब ही नहीं है। आदमी तो सही है, टाइमिंग गलत है। टाइमिंग गलत है। वी शुड हैव कॉल्ड यू वेल आफ्टर, वेल बिफोर या वेल आफ्टर। पाबंदी लगने के पहले। वो कब होता है एग्जैक्टली? वो होता है फर्स्ट फेज, जब से अनाउंस हो गया, इलेक्शन अनाउंस हो गया, 17 मार्च को अनाउंस होगा। नहीं, नोटिफिकेशन जारी से इलेक्शन अनाउंस, पाबंदी लग गई। माय गॉड यार। और जो एक्चुअल हमारे जैसे लोग, वो फिर ओपिनियन पोल, प्री पोल है, वो इलेक्शन शुरू होने के 72 आवर्स के पहले तक बोल सकते। आपने कहा ना ओपिनियन पोल, आज सुबह बड़ा आर्ग्यूमेंट था अपना ब्रेकफास्ट टेबल पे। ये ओपिनियन पोल जो न्यूज़ कास्टर्स और डिजिटल चैनल्स, जो फॉरेन इंटरनेशनल लोग के पास है, ये क्या है एग्जैक्टली? इनको कैसा पता चलता है? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये सैंपल स्टडीज होते हैं? नहीं, सैंपल स्टडीज होते हैं, उसके बिना कैसे? जो वोट करते हैं उसको मिलते हैं और फिर बात हो जाती है उसके साथ। उसके बाद तो इसमें क्या है? आई कैन से एनीथिंग ना? नहीं, यू कैन से एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, बट उसके कोई मायने होने चाहिए अगली बार, ताकि कोई बात आपकी सुने। आपकी बात में उतना वजन होना चाहिए, और वजन तो मेहनत करके ही आएगा। तो ये एक्यूरेट
एक्यूरेसी का 50-70% एक्यूरेट हो सकता है आपके हिसाब से? इंडिया के ओपिनियन पोल्स एक्यूरेट है या नहीं? इंडिया के तो मुझे पता नहीं, एक्सेस माई इंडिया के जो एग्जिट पोल्स हैं वो 93% एक्यूरेट हैं। हमने आज तक एक्सेस माई इंडिया ने टिल टुडे 69 इलेक्शंस कॉल किए हैं, प्रोडिक्शंस किए हैं, जिसमें 64 इलेक्शंस बैंग ऑन मोस्ट एक्यूरेटली रहे 10 सालों में। नो वंडर ही इज नॉट अलाउड टू टॉक यार। यू कैन सी द फ्यूचर। आई कैन सी द फ्यूचर थ्रू द आईज ऑफ वोटर्स लाइक यू। हाँ, वोटर तो पता नहीं मंडे पे देखेगा कि लोनावला जाएगा या नहीं। I'm going. इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि आपकी नजरों से ही मैं देख पाता हूँ। मेरे पास मेरी हेड में कुछ भी नहीं है। बट सर, एक्सेस माई इंडिया 64 to 69। हाँ, 93% एक्यूरेसी। 93%, that's superb. It is. तो इसमें ऑब्वियसली कुछ साइंस है, साइंस है, आर्ट है। आर्ट तो पता नहीं, बट साइंस तो है ना। साइंस डेफिनेटली है। साइंस के बिना कुछ नहीं होगा। देखिए, ऐसा होता है कि एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में, असेंबली विधानसभा, करीब 2.5 लाख वोटर होता है। टर्नआउट जनरली 60-67% रहा तो 2 लाख मान लीजिए, और हम 200 लोगों से बात करते हैं। असेंबली में कम लोग हैं क्या? कम लोग वोटर टर्नआउट है? तो कम ही हो गए ना। असेंबली ये तो ग्लैमर है, ये तो लोकसभा है। ये तो वर्ल्ड कप का जैसा होता है, ये वो एशिया कप असेंबली मिलकर ही लोकसभा बनाती है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर एक लोकसभा क्षेत्र में 6 असेंबली है। तो मैं एक एग्जाम्पल देने के नजरिए से कह रहा हूं, तो 2 लाख वोटर में से हम लोग 200 लोगों से बात करते हैं। बट वो इतना कम नंबर। सवाल है कि 1,99,800 को बाजू में छोड़ देते हैं, उनसे बात नहीं करते। तो ये कैसा सवाल है कि 200 कौन हो? और दूसरी चीज, और अच्छी चीज बताऊं, कौन है ये 200? मैं बताता हूं कौन है। दूसरी चीज है कि एक बाईपोलर इलेक्शन में जहां 2 पार्टी, मेजर पार्टी कॉन्टेस्ट कर रही हो, जीतने वाले को 45 से 50% वोट मिलता है, हारने वाले को 40 से 40 ही मान लिया जाए और उसके 50 मान लिया जाए। तो 1 लाख वोटर ने एक पार्टी को वोट दिया है 2 लाख में से, और दूसरे 80,000 हैं जिसने 40% वोट लिया, हारने वाली पार्टी। अब हमारे लोग यदि इस 80,000 में से ये 200 ले लिए तो 100/0 रिजल्ट आ जाएगा एक पार्टी के फेवर में। तो सवाल है 200 कौन होता है? उसके लिए होती है सैम्पलिंग, जो आपने साइंस की बात करी। इट इज रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनिवर्स। जो आपका वोटिंग पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? व्हाट इज डेमोग्राफी? डेमोग्राफी आपको मैं बताता हूँ, ह्यूमन जर्नी कैसे चालू होती है। बच्चा पैदा हुआ, अरे बाबा इतना टाइम तो नहीं है ना। सबसे पहले आप उठा के देखते हैं ये मेल है कि फीमेल है, यानी कि जेंडर। जैसे ही वो थोड़ा सा, या उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो आप कौन से म्यूनसिपलिटी ऑफिस में जाएंगे या कहाँ जाएंगे, उसका बोलते हैं ना जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए। तो वो हो गया आपका रूरल में हुआ कि अर्बन में हुआ। दूसरी डेमोग्राफी, जैसे ही थोड़ा बड़ा होने लगा तो आपने कहा इसकी एज कितनी हो गई, इसको स्कूल जाने का टाइम आ गया, तो एज ग्रुप हो गया, जो अभी हम एज ग्रुप की बात कर रहे थे। फिर जैसे ही उसने स्कूल को पास किया, फिर आप बोलते हैं यार इसने पढ़ाई क्या की है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, क्या है, पढ़ाई क्या की, विच इज द एजुकेशन, वोकेशनल करियर, एजुकेशन, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या है। तो एजुकेशन इज द 4th डेमोग्राफी। नाउ द 5th, जैसे ही पढ़ाई हो गई, ग्रेजुएट हो गया, आप बोलते करता क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन व्यवसाय क्या है। कोई किसान हो सकता है, कोई नौकरी कर सकता है, ठीक। जैसे ही वो नौकरी करने लगा तो फिर आपने बोला कमाता कितना है, उसका इनकम ग्रुप। तो ये 6 डेमोग्राफी है। और इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट पे कास्ट बड़ा मैटर करती। तो ये सारी डेमोग्राफी, यानी मेल फीमेल की बात करें तो 50-50। तो आप 200 सैंपल ले रहे हैं तो 100 फीमेल से बात करेंगे, 100 मेल से करेंगे। एज ग्रुप 6 एज ग्रुप है, उसी एज ग्रुप उसी अनुपात में लेंगे, विच अनुपात में इट एग्जिस्ट। एज ग्रुप का डेफिनेशन 18 to 25, 25 to 35, 25 to 35, 35 to 50, 50 to 60 and वो मेरा है आहिस्ते बोलो सर। वो मुझे पता नहीं था। 50 to 60 के बाद भी है भाई। इनफैक्ट 60 सीनियर लोग बहुत आते हैं अभी। 60 एंड अबव। अभी 85 जो आपकी बात थी, 85 घर पे आते हैं ना, घर पे आते हैं। अब उनके लिए उसको कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर, मेरे को गलत एज सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ करो सेटिंग। तो आपके घर पे आके वोट करेंगे। तो आपको जल्दी से जल्दी चाय पिलाएगा बेटा, आजा। जल्दी से जल्दी अपने आप को 85 का डिक्लेयर करना। मैं करता हूँ, कर लो, 5 मिनट में करता कर लो शो के बाद। ठीक। तो ये डेमोग्राफी है। तो इसके अनुपात में यदि आपने वो 200 लोगों को लिया है तो ऑल द मोर चांसेस कि आपका प्रेडिक्शन सही होगा। विदेश में वैसा ही है प्रोसेस?
हाँ, आउटसाइड इंडिया वैसा ही सेम? आउटसाइड इंडिया का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है, जैसे नहीं, ये यूएस सैंपल स्टडीज की नहीं, यहाँ सैंपल स्टडी तो यही होती, इट्स नॉट दैट कि ओनली इलेक्शन की, आपको दुनिया में कोई भी बिजनेस करना हो, चने भी बेचने हो, तो यू शुड बी डूइंग द मार्केट रिसर्च, एंड मार्केट रिसर्च जब करेंगे तो उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग होनी चाहिए ऑफ द यूनिवर्स। यदि आपका यूनिवर्स है कि आपका कोई प्रोडक्ट है सिर्फ उसको फीमेल के लिए मेंट है, तो आप 100% फीमेल से बात करें। यदि आपका कोई प्रोडक्ट सीनियर सिटीजन के लिए आपके जैसे, तो आप सीनियर सिटीजन को ही बात करेंगे। दिस इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव। बट इस मॉडर्न वर्ल्ड में एक थोड़ा सा कठिन बात है, वो है कि आजकल 1 और 2 जेंडर नहीं है। ऋषि जी ने बताया मुझे ऑफ कैमरा कि आजकल 16, 20, 25, 30 जेंडर्स हैं। मुझे नहीं आइडिया इसका सर, ये सैंपल स्टडी को में कुछ परिवर्तन होगा अभी। मुझे नहीं आइडिया। ठीक है, हम ये ब्रेक के टाइम आ गया, विल टेक अ ब्रेक। वी कांट आस्क द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि विनर कौन है, लूजर कौन है, वो तो पूछ नहीं सकता, बट वी हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बातचीत करके विनर और लूजर बनता कैसे, वो तो प्रोसेस, हाँ वो प्रोसेस तो आ गया बराबर, बट वी people want to know also whether insider trading है ना अपना स्टॉक मार्केट्स में, if there's insider information जो जुगाड़ के साइड से। We are taking a break, coming back, it's with Pradeep Gupta. We'll find out about Access My India, what a role it's playing, how well they have done. As you can see, 93% success rate, unmatched in the business. Coming back in a minute. Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On a century of stories, travel back to the year 2000, when 2 groundbreaking shows on the Star TV network, one fictional drama and the other factual, changed the viewing habits of millions of Indians. On Has It Aged Well, myself Abbas, I'm joined by renowned film writer Nasreen Munni Kabir to talk about a Gurudutt and Madhubala classic, Mr. and Mrs. 55. Listen to us talk about the genius of Gurudutt as well as the difficult and confused gender politics of the film. Folks, if you like our shows, please spread the word. Tell your friends and don't forget to rate and review them wherever you're listening to them. Follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. You'll also find all our shows on youtube.com/IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week, Omidyar Network India, IDFC First Bank and ICICI Prudential Mutual Fund. Thank you for making this possible. All right, back here. Pradeep Gupta is explaining to us, अध्यापक जी, गुरु जी, और मैं पता नहीं वो आउट ऑफ क्लास जो pupil है, जो inside the class कभी आते भी नहीं. I'm that person, but that's important because his communication is explaining the process and science behind Cephology, social and psychology. Psychology plus sociology is equal to cephology. Psychology plus sociology is equal to cephology. और ये spelling गलत है. You can spell it SEFLOG also. P is important because my name is Pradeep Gupta. P for Pradeep. And P for Prime Minister. And P for Peace. And P for President. And P for Parveen Babi, my favorite. Sorry, डिफ्लेक्ट हो गया माइंड. मेरा सैम्पल स्टडी और सर का सैम्पल स्टडी अलग है. ओके, लेट्स गेट बैक नाउ टू द बर्थ ऑफ एक्सेस माई इंडिया, विच इज़ योर ब्रेन चाइल्ड. एंड कैन यू टेल अस शुरुआत कैसा हुआ, बैकग्राउंड क्या है, प्रदीप जी का आइडिया कहाँ से आ गया? बैकग्राउंड तो ओरिजिन से चालू करते हैं प्लीज. माई फादर वॉज अ फ्रीडम फाइटर. ही वॉज पोएट एंड राइटर, मीनिंग, और उनको बाहर जगह जगहों पे जाके प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग अपनी बुक की करानी पड़ती थी. तो बीइंग फ्रीडम फाइटर, एक पॉलिटिक्स तो रगों में रहती है. ही यूज्ड टू वर्क विद गांधी जी इन वर्धा सेवाग्राम, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ही गॉट मी इनटू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. आपकी उम्र इतना तो नहीं है? नहीं, मेरी उम्र तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं, मेरे बीच में और मेरे बड़े भाई के बीच में सबसे छोटा हूँ, 25 साल का फर्क. 5 elections between one brother and the other. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सर. तो ही गॉट मी इनटू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विद अ क्लियर विजन कि एक दिन मीडिया हाउस होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ वहाँ जाके अपनी प्रिंटिंग और पब्लिशिंग करते थे. तो उस तरह से आ गया. रह गई बात बचपन की, तो मैं एग्ज़ाम दे के आता था, और जो कैलेंडर में एक दूध के हिसाब की छोटी खाली जगह होती है, वहाँ पे लिख देता था फिजिक्स 100 में से इतने मार्क्स मिलेंगे, केमिस्ट्री इतने, मैथ्स इतने, इंग्लिश इतने, हिंदी इतने. और जब मार्कशीट आती थी तो मैच करा के दिखा देता था फादर को. तो एक वो है. दूसरा पॉलिटिक्स, यानी कि नंबर, इट्स ऑल अबाउट नंबर, राइट. सेफोलॉजी तो एक
फंक्शनैलिटी है, बट उसका आउटकम तो नंबर ही है ना, जो आप जानना चाहते हैं कितनी सीट, कब से? और नंबर ही सब कुछ है, कितनी सैलरी। हाँ, एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज नंबर्स, एवरीथिंग इज नंबर इन लाइफ। तो नंबर का वो था, तो उसके हिसाब से बाद में मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल पढ़ने गया। वहाँ के जो प्रोफेसर थे, ही वॉज गोल्डमैन सैक्स के वाइस चेयरमैन थे, जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोफेसर थे। तो 1-on-1 एक बात होती है क्लास के बाद भी, तो बताया मैंने ये करना है, आई वांट टू कनेक्ट पीपल एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम। तो बोले व्हाई डोंट यू डू पॉलिटिकल एडवाइजरी। उस समय तक पोलिंग शुरू नहीं की थी, मैं बता रहा हूँ 2013 मई मंथ की बात, एंड दिसंबर में फिर MPCG छत्तीसगढ़, और पहली बार जो आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आई थी, सरकार बनी थी, वो फर्स्ट इलेक्शन 13 में था, 13 में था, 13 में, प्रिसाइसली 13। तो ये 4 स्टेट के इलेक्शंस थे, वहाँ से चालू किया और अभी तक चालू है। दिस इज़ द 11th ईयर। तो इस हिसाब से, और मार्केट रिसर्च पहले से करते हैं। आई एम इन एडवर्टाइजिंग बिजनेस, आई वर्क विद इंडिया टुडे ग्रुप। जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो गई तो फादर ने कहा, यू नो विवेक मल्होत्रा? I know Vivek Malhotra. He's my CMO in the sense India Today सबका Group, CMO है। India Today Group का CMO है, सबका CMO है। बट उस समय जब मैंने काम किया इंडिया टुडे ग्रुप में, जब टेलीविजन चैनल नहीं होता था, तो एक एक मैगजीन के एक एक एडिटर्स होते थे, लाइक्स ऑफ प्रभु चावला, प्रणय रॉय, माय गॉड, शेखर गुप्ता। गोल्डन era of journalism. Golden era of journalism in late 80s and early 90s. That is when I worked there for 4 years. I came to Bombay 93 में बम ब्लास्ट के बाद, और फिर 5 years I worked in advertising agency because मीडिया हाउस की कल्पना। कौन सी एजेंसी? That was the राका एडवर्टाइजिंग, which was the in-house agency, and बाद में उसको एड फैक्टर ने खरीदा। एड फैक्टर हैज टेकन ओवर, या सो दैट वाज द एजेंसी। तो 5 साल वहाँ मैंने काम किया एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में, एंड बाद में फिर टाइम आया तो अपना खुद का मीडिया हाउस या प्रेस लगाई और वगैरह वगैरह। और उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया 13 में, और आज सेफली, आज तो एक्सिस माई इंडिया इज कम से कम 1500,000 करोड़ कंपनी। सो बड़ी बात जवाब भी नहीं देता। बड़ी बात ये है इतना बड़ा इंसल्ट तो मिला नहीं मुझे लाइफ में। बड़ी बात उसमें ये है, नंबर्स तो नंबर ही होता है, नंबर्स तो नंबर्स है। बड़ी बात ये है कि 19 के जनरल इलेक्शन के बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल हैज डन अ केस स्टडी कि यार ये everything identical, all states का वोट शेयर, सीट सेल, everything was matching, so they call it title operational miracle। and केस स्टडी जो है लगातार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाई जाती है। और जस्ट टू टेल यू अनदर एनेक्डोट्स कि मिस कलीपुरी, जो कि अरुण पुरी जी की बेटी, जो अभी इंडिया टुडे ग्रुप चलाती हैं, जब एक्सिस माई इंडिया का केस पढ़ाया जा रहा था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, तो शी वॉज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट स्टूडेंट, एंड आई वॉज देयर टू प्रेजेंट द केस। अरे जस्ट टॉक टू हर, कली जी, वी वांट टू डू अ टीवी शो विद यू नाउ, प्लीज कुछ इन्फ्लुएंस लगा लो उनको, हम लोग सब उनको केपी कहते हैं, तो आप केपी से रिक्वेस्ट कीजिए और एक शो कीजिए प्लीज। प्रदीप जी, आपके इन्फ्लुएंस ज्यादा है, मेरा तो कम है, प्लीज। मैं आपकी सिफारिश कर दूंगा। थैंक यू सर। सर एक सेंसिटिव क्वेश्चन है इसमें, सीरियस सेंसिटिव क्वेश्चन। मैं सोचता कि अगर इतना फैंटास्टिक रिकॉर्ड है, ऑब्वियसली तो है, देन डोंट दे कम इन कांटेक्ट विद यू, पार्टीज का एजेंट्स? क्योंकि पार्टी के एजेंट्स जैसे अब कोई चीज रही नहीं टेक्नोलॉजी के जमाने में। जो है सब खुद है। अब थर्ड मिडिल मैन वाली चीज बहुत कम हो गई। आप हर बिजनेस में देखिए मिडिल मैन बहुत कम हो। तो मतलब डायरेक्ट हो जाते हैं? क्या हो जाता है सर? आई एम ट्राइंग नॉट टू गेट टू द डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, मगर मैं बता देता हूँ आपको। तो हाई कमांड से बात हो जाती है फिर? हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मीडिया हाउसेस हैं, और हमारा 2/3 रेवेन्यू जो आता है वो कॉरपोरेट से आता है। तो लाइक्स ऑफ यूनिलीवर, PNG, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब हमारे क्लाइंट हैं। क्योंकि सबको जानना ये है कि उनका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, किसको अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, और कौन शिफ्ट भी हो रहा है। जो आज तक X प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा था कल से Y करेगा, सवाल है ये Y की तरफ क्यों जा रहे हैं, एंड व्हाट इज देयर इन Y। सो लॉट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इनसाइट जो है कंज्यूमर इनसाइट, वो यहाँ से मिलती है। आवर्स इज अ बिग डेटा कंपनी। कंट्री में 25 करोड़ घर है, पॉपुलेशन तो 1.4 बिलियन है, 140 करोड़। आज हम 8 करोड़ घरों में पहुंच चुके हैं फेस टू फेस।
हमारी जो कैपेसिटी है पर डे इंटरव्यू करने की, वो 30,000 इंटरव्यूज पर डे करते हैं हम फेस टू फेस अक्रॉस द कंट्री। अभी जो सैंपल साइज है इस जनरल इलेक्शन का, इस लोकसभा इलेक्शन का, ऑलरेडी 3 लाख प्लस हो चुका है। माय गॉड, अपना स्टैंडर्ड बहुत लो है। वी डू 1 इंटरव्यू, मुश्किल से 2-3 दिन में 1 इंटरव्यू करते हैं हम लोग, और हम 30,000 एक दिन में एक दिन में, वो भी आज का कैपेसिटी है। वो जो है थैंक्स टू एक्सिस माई इंडिया टीम, जो 1500 लोग हैं जो सारे हिंदुस्तान में है, अंडमान निकोबार में भी है। वाओ, हाँ जी। कितना सीट है अंडमान निकोबार में? 1 सीट लोकसभा का। 1 सीट? हाँ जी। और ऑपोजिशन भी है उसमें या एक ही पार्टी? हर बार बदल जाता है। क्या बात है? हाँ जी। एंटी इनकम्बेंसी? हाँ बिल्कुल। इतने इम्पोर्टेंट चीज, इम्पोर्टेंट। क्या बात है, फैंटास्टिक। बट फर्स्टली कांग्रेचुलेशन सर ऑन सच अ फाइन रिकॉर्ड। और आपने आई थिंक पहले ओपनिंग में आपने कहा था कि एक रिलेटेबल फैक्टर है दैट फ्रॉम द पॉलिटिकल साइकिल, कंज्यूमरिज्म, करियर, सोसाइटी का जो प्रोग्रेस, विकास, फंक्शनिंग, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नीड्स। जो एक आदमी है उसकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ज़रूरतें जो हैं उसके बेसिस पे यू मेक चॉइसेस, वॉट एवर चॉइसेस यू मेक। सो वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन नीड्स। सेम व्यक्ति या सेम पर्सन साइरस जो है वो कंज्यूमर है फॉर कॉरपोरेट, सिटीजन है फॉर गवर्नमेंट, गुड पॉइंट, एंड वोटर है फॉर पॉलिटिशियन। गुड पॉइंट। तो आदमी से मेरा ओनली एक वेरिएबल है कि आदमी सच बोलना है या नहीं, बिकॉज समटाइम्स आई डोंट नो व्हाई, कि मैं पता नहीं क्यों, कुछ कारण भी नहीं है, आई जस्ट से लाइज। तो उसके लिए हमने सारे डिवाइस टूल्स डेवलप किए हुए हैं हाँ। कि आपने जैसे ही गलत बोलने की कोशिश की, झूठ बोलने की, तुरंत जो है ऊपर वाला सब देख रहा है। तो हमारा टूल जो डिवाइस किया हुआ है हमने, वो पकड़ लेता है आपको। सर व्हाई यू इवन आंसरिंग? डोंट बॉदर। ठीक है, वी हैव सम क्वेश्चन सर, जो अपना वोट बैंक का जो क्वेश्चंस है, दिस इज फ्रॉम वेरी कॉमन नेम, रिम डम डिम। हाँ, प्रदीप जी, if Walkeshwar constituency exists, Jogeshwari constituency exists, where does Raneshwar constituency lie? इसमें प्ले ऑफ वर्ड्स है, वालकेश्वर का वाक, WLK, जोगेश्वरी का जोग, और फिर रनेश्वर कॉन्स्टिट्यूंसी लाए। स्मार्ट वाली क्वेश्चन है भाई सर, सॉरी अबाउट। बहुत मुश्किल है भाई, मैं तो आंसर नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी मुझे। हाँ, बाद में बताऊंगा। दैट्स ऑलवेज द सेफेस्ट थिंग। राइट, आई हैव बीन टेलिंग माय चिल्ड्रन दैट ऑल द टाइम। कभी मेरी डॉटर जब शी वाज 3 years old ने पूछा हु इज गॉड्स मदर, मैं बोला बाद में बताऊंगा, आई एम नॉट क्लियर। अब रिसर्च करनी पड़ेगी और रिवोल्ट भी हो सकता है इसमें, तो स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, कम से कम। जॉब इज टू डू स्टडी। एब्सोल्युटली। Data. Neha says, is it true that rural India votes more than urban India? If so, sir, why is that so? वेरी गुड, ये सही है? दिस इज माई क्वेश्चन, हाँ। माई स्टडी का क्वेश्चन। रूरल इंडिया, देखिए इंडिया भी समझ लीजिए, आपके सुनने वालों को, चाहने वालों को, सबको मैं बताना चाहता हूँ पर्टिकुलरली व्हाट इज इंडिया रूरल अर्बन के हिसाब से। सबको ये पता है कंट्री में 600,000 यानी 6 लाख प्लस गाँव हैं, ये सबको पता है। अर्बन इंडिया, आप ही बता सकते हैं अर्बन इंडिया में कितनी सिटीज एंड टाउन्स हैं? आप बताइए, मैं थोड़ा बहुत इंटरव्यू आपका भी कर लेता हूँ। सर लकली 10-15 मिनट है इसमें, तो गिव मी 5 मिनट्स। अरे बाबा, अभी ये मैं बता 200 छोड़ दीजिए, 300 अब फिर आप तुक्के लगा रहे हैं। मैं बताता हूँ, आपने स्टडी नहीं की ना। तो अमिताभ बच्चन के जैसे मेरे को 4 ऑप्शन दे दो। मैं दे देता हूँ। हाँ, तो सर वो आवाज में, साइरस आपके पास 4 ऑप्शंस। तो साइरस ऐसा है कि इट्स नॉट 6 to 8 मेट्रोस लाइक दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। इट्स नॉट ओनली दैट, इट्स नॉट कैपिटल सिटी ऑफ ईच स्टेट, 25 सिटी मेजर सिटी हम जिसको बोलते हैं। इट्स नॉट मेजर 100 सिटीज़, यानी हर एक स्टेट में, जिसको हम चालू भाषा में एयरपोर्ट सिटी कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र की बात कर लें तो 5-6 सिटी होंगी, नासिक, औरंगाबाद, पुणे, नागपुर, बॉम्बे, करेक्ट। तो 100 सिटी, उसको हम कहते हैं 100 मेजर सिटी। औरंगाबाद बोल दिया मैंने। तो इट्स नॉट दैट, इट इज 6,500 सिटीज एंड टाउन जो कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल 30% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की। कौन से सिटीज है ये सारे वो हैं जहां पे आप जाएंगे जिसको आप तालुका कहते हैं। एक जिले के अंदर 100 में नहीं 2 से 3 तालुकाज होते हैं। लाइक से तलेगांव इज वन ऑफ द तालुका। एब्सोल्युटली। तो ये गांव नहीं है और ये शहर नहीं है, शहर है,
ये सब शहर है, इसको शहर की कैटेगरी में ही आता है। अर्बन यहाँ का मैं और आगे आपके ज्ञान के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए आपको होता है। आई फील कि ये सार्कास्टिक वेन में बताएगा सर। तो इसमें ऐसा है कि व्हाट इज रूरल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्बन एंड रूरल। रूरल इज वेयर एडमिनिस्ट्रेशन और द गवर्नमेंट इज फंक्शन बाय ग्राम पंचायत एंड नगर पंचायत। ये मैं सिविक्स बुक्स में पढ़ा था। हाँ। और अर्बन इज वेयर म्युनिसिपैलिटी। यस देखा, आई न्यू दिस। यस, आई न्यू दिस ओनली नंबर 55 साल पहले आई न्यू दिस। सो नगर पालिका एंड कॉर्पोरेशन, राइट, उसको हम उस कैटेगरी में डालते हैं। हाँ। एंड जो रूरल इंडिया होता है, दूसरी डेफिनेशन, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है रूरल इंडिया वो है जिसकी की लार्जली 95% लोगों का जीवन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो दिस इज द डेफिनेशन। बट कमिंग बैक टू सिटीज का नंबर्स, आपने कहा वहाँ पे आ गया। तो रूरल इंडिया जो है वो करीब 80 से 90% वोटर टर्नआउट होता है। जो सेमी अर्बन एरिया, हम उस भाषा में बात करें तो वो करीब 60% के करीब वोट करता है। और मेट्रो सिटी लाइक बॉम्बे एंड दैट टू कोलाबा सिंगल डिजिट 50% के करीब 50%। कोलाबा जो है 45 के आसपास, सबसे कम 45, इवन लेस देन 50%। 45। हाँ, तो 60 एवरेज अर्बन सिटीज का इंडिया वाइड, और इंडिया वाइड 67%। 67% अर्बन सिटीज नहीं, एवरेज टोटल इस डिफरेंशियल क्या है? अर्बन में 60 ऑड, अर्बन में 50 to 60, रूरल में 70 to 80। So 75 पर 55 and 75 अगर एवरेज लिया तो ऐसे ले लीजिए। 55 75 बहुत फर्क है भाई, बहुत ज्यादा फर्क, 20%, बहुत ज्यादा। रूरल इंडिया विनिंग एट द मोमेंट। और इसका कुछ ये है, कारण है व्हाई द रूरल, वही उनकी लाइवलीहुड जो है वो सीरियस ले जाते हैं, अपनी लाइफ लेते हैं, और या नजदीक है। दूसरी बात की थोड़ा सा अर्बन इंडिया के जैसे वो दे कैन स्वेट आउट, दे डोंट फील बैड कि गर्मी ये सब ये बहाने नहीं है, बहाने बिल्कुल नहीं है। एक होता है लाइफ में करने के बहाने, कोई भी काम को करने के रास्ते ढूंढ लीजिए या ना करने के रास्ते, एब्सोल्युटली पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको सारे मिल जाएंगे, सारे रास्ते मिल जाएंगे। सर आई डोंट नो, जब आप मुझे मेरी तरफ देख रहा हो ना, आई फील यू आर टॉकिंग टू एन इडियट। ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अर्बन इंडिया सिर्फ ऐसा ही है, अर्बन और रूरल इंडिया, या वर्ल्ड में वैसा ही है जहाँ पे एग्रेरियल इकोनॉमीज होते हैं? वर्ल्ड में परसेंटेज कम ज़्यादा होता है, बट बेसिक फर्क है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर तो यही होता है। वाओ। देन नेक्स्ट वन, डिस्को स्टेशन। व्हाट डिस्को स्टेशन बेटा का नाम है, मिस्टर एंड मिसेस स्टेशन मम्मी डैडी का नाम होगा। व्हाट रोल डू यू सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज AI एंड डेटा एनालिटिक्स प्लेइंग इन शेपिंग पॉलिटिकल कैंपेन्स एंड वोटर आउटरीच इन द अपकमिंग इलेक्शंस? बहुत ज़्यादा। लाइक टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो पुराने समय में यदि आपको एक फ़ोन भी कर रहे हैं तो लैंडलाइन तो होती नहीं थी, उसके भी पैसे लगते थे। करेक्ट। अब तो PCO, अब तो वोटर्स को भी इंटरनेट के ज़माने में और लीडर्स को भी, दोनों के लिए ऑलमोस्ट फ्री है कम्युनिकेट करना, ऑलमोस्ट फ्री। कि आप सारे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपका एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, आ जाइए और बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाइए। ओह आई डोंट नो अबाउट दैट यार, बट फिर भी आप बहुत पॉजिटिव आदमी हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है। अपी है ना। देखो ये AI अगर हम एक सेकंड के ये AI के ऊपर अगर रुक सकता है, तो AI का क्या रोल है इसमें फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? आप तो डेटा बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। AI जो है अभी न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। तो जैसे आप कहते हैं कि एक नाइफ होती है ना, तो उससे खाना भी बन जाता है और मर्डर भी हो जाता है। ओह, तो AI उसको कैसे और कहाँ पर वाइजली इस्तेमाल किया जा सके, इट इज़ इमर्जिंग। तो आज की डेट में कम्युनिकेशन के लिए और क्रिस्प कम्युनिकेशन करने के लिए AI का लार्जली इस्तेमाल हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए। दैट इज़ बीइंग डन। बट रह गई बात एनालिसिस की, तो हम लोग जो बिग डेटा एनालिसिस है, वी आर ट्राइंग एंड मेकिंग सम एल्गोरिदम बेस्ड ऑन AI, बट दैट वर्क इन प्रोग्रेस। थोड़े समय के बाद इसका जवाब मैं दे पाऊंगा कि AI ने हमारी लाइफ को कितना आसान बना दिया है। या प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ऑब्वियस होगा? प्रिडिक्टेबिलिटी ऑब्वियस तो नहीं होगा, बिकॉज प्रिडिक्शन तो आपको ह्यूमन माइंड्स का आप कर रहे हैं ना, कि हाउ दे आर मेकिंग देयर चॉइसेस।
तो विच इज़ वेरिएबल। और एआई का काम ये है कि आपके पास डेटा रखा हुआ है, बट वो डेटा में तो उसका इंसाइट होना चाहिए ना। एआई ये नहीं बताएगी कि सायरस क्या सोच रहा है मेरे बारे में, एआई ये नहीं बताएगी कि आप समझ गए ना। इट वाज अ स्टूपिड अंदर जैसे मैं बताया, आई न्यू इट वाज अ स्टूपिड क्वेश्चन, मगर रुक नहीं पाएगा उसमें, तो आई हैड टू कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल। तो अब वो तो है। दिलीप आर इज आस्किंग मिस्टर गुप्ता जी, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनीज? इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनीज का मतलब क्या है फर्स्टली? जैसे कि आपको हर बिजनेस को पीआर फर्म? पीआर फर्म तो नहीं, इलेक्शन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि वोटर्स आउटरीच से लेके, स्ट्रेटेजी से लेके, कम्युनिकेशन, व्हाट टू से, वेयर टू से, हाउ टू से। ओ, कोच का जैसा? यस, कोच के जैसा। तो आप ये रोल आप भी कर सकते हैं ना? थोड़ा बहुत करते हैं, बट हमारा रोल इसमें ग्राउंड एक्टिवेशन भी आता है, ऑपरेशनल भी आता है, वो हम नहीं करते, हम एडवाइजरी तक सीमित है। अच्छा, स्ट्रेटेजाइज तो करते हैं, बट एक्चुअली जो लॉजिस्टिकली ग्राउंड पे जो करते हैं वो और भी ये मैनेजमेंट में वो भी शामिल है कि कहाँ रैली करनी है, क्या वो हम लोग करते हैं, आईवीएम वो आप कीजिए। नोटेड डाउन। हाँ, सॉरी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनीज? एडिशनली, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सम ऑफ द की इंडिविजुअल्स विद इन दीज कंपनीज एक्टिंग एज इफ दे आर सोली रिस्पॉन्सिबल? अच्छा, एक व्यक्ति का पॉइंट है इसमें, सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग इलेक्शंस फॉर अ स्पेसिफिक पार्टी इन अ स्टेट। देयर इज वन सेलिब्रेटेड पर्सनैलिटी, आई थिंक इज रेफरिंग टू हिम, आई विल नॉट टेक द नेम, बट इट्स सिमिलर टू द नेम ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस सिंगर। व्हाट्स योर टेक ऑन द ट्रेंड, ऑन दिस ट्रेंड, कि आदमी कहते हैं कि मैंने सब स्ट्रेटेजाइज किया, मैंने सब बनाया? ये किसी भी सक्सेस में या फेलियर में एक या दो कारण नहीं होते, मल्टीपल कारण होते हैं। और इलेक्शन तो बहुत ही ब्रॉड और वास्ट सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट का या कोच, जैसे आपने बताया, एब्सोल्युटली आपने सही कहा, कोच का काम है कि आपको सही बताना कि आपने करना क्या है, बट करना तो आप ही ने ना, एज ए नेता आप ही ने करना है, या एज ए आप यदि टेनिस खेल रहे हैं तो वो तो आप ही खेलेंगे ना, और उसके साथ अपोजिशन वाला भी है। Correct. उसके ऊपर तो आपका कंट्रोल नहीं है ना। सही बात है। तो वो एक कोच का काम है जो एक रास्ता दिखाता है कि व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट यू शुड बी डूइंग, दैट्स इट। पर अगर सक्सेस, तो अगर कामयाबी है इसमें, तो इमीडिएटली आई फील कि दैट पर्सन बिकम्स वेरी पॉपुलर विद द पार्टी। नेचुरली जो भी उसके साथ जुड़े होते हैं उस विनिंग कॉज के साथ, वो सारे पॉपुलर होते हैं। दैट्स द केस। सर, ये फ्यूचर है मेरी। आई एम गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट पॉलिटिकल कैंपेनिंग कोच। That's Dilipar. Mukherjee says, which constituency from across India, anyone, should Cyrus contest from where he will have a strong possibility of winning? यार ये तो योर ओन वेयर योर रेसिडेंस इज, तो लोग थोड़े बहुत तो जानते होंगे आपको। ये यार बहुत गाली देते हैं। गाली देते हैं तो आपको उनको प्यार मोहब्बत करनी चाहिए, ताकि वो गाली से ज़्यादा गाली देते हैं, मैं तारीफ करता हूँ। हाँ, मैं आई रिटर्न इट विद लव। कंप्लेंट से कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कीजिए। कंप्लेंट से कॉम्प्लीमेंट करता हूँ मैं। ये एक इलेक्शन मैनेजमेंट। सर, यू आर माय कोच, यू आर हायर्ड, साइनिंग अमाउंट आप बताइए। हाँ, तो जाने से पहले लेट्स गेट बैक टू द वे वी आर राइट नाउ। 4th फेज कंप्लीट, 2-3 फेज आगे है। जून 4 तक आई थिंक वी विल हैव रिजल्ट, बट एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कब है? 1 जून 6 PM ऑनवर्ड अलाउड है, तब पाबंदी खत्म। पाबंदी खत्म, हम पाबंदी हट जाएगी। 1 जून 6 PM, check out Axis My India. They are fantastic at giving the prediction, and you've seen it here hopefully. And please go to their websites, check them out. They're all over, and you will get the data. We will be with India Today group. So English में देखना है तो India Today English TV पे देख लीजिए, हिंदी में देखना है तो आज तक पे देख लीजिए। ठीक है, और नंबर तो नंबर है, इसमें लैंग्वेज की इशू नहीं है। It's like a scoreboard. Exactly, it is a scoreboard. Yeah. It's unbelievable how we get like on that day, even people are not involved. Yeah. You suddenly just get behind, just a reality show. आपने वोट किया है ना, you care for it. सही बात है, सही। आपका इक्विटी है उसमें इक्विटी है। हाँ, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट। या तो अब ये खत्म हो गया शो प्रदीप जी, तो टेल मी ऑफलाइन बिटवीन यू एंड द मी, बताइए सर। सो मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ, जैसे पहले भी बताया था, फिर बोलता हूँ, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑफिशियल, अनऑफिशियल, गुनाह तो गुनाह ही होता है, आप चाहे जहाँ भी। अच्छा, ये मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए। ये जवाब दे दूँ। यू नो, एटलीस्ट नाउ यू इन योर माइंड नो कि ये ट्रेंड ऐसा है या वैसा है?
बाय एंड लार्ज यस, दैट्स ऑल आई वांट टू नो। यस, कि बाय एंड लार्ज यस, बट मेरे ऊपर पाबंदी लगी नहीं, वो तो सही है, वो तो सही है, बट यू नो राइट नाउ बिफोर द इलेक्शन इज आउट, यू नो। यस, वी बाय एंड लार्ज। तो इस पेपर पे लिख सकता हूँ, फिर मैं जून 1 601 पे देखेगा। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो ताला लगा हुआ है तो सर ये वो अनफेयर मेरी वाइफ की जैसे है, सही जवाब नहीं मिलता यहाँ पे। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखिए कि ये अनफेयर है। मैं कैंटीन वाला से बात नहीं करते, मैं ऊपर तक कैसा जाऊं मैं? पहुंच जाएंगे आप में गट्स हैं आप। सर आप तो पॉलिटिकल आदमी ही बन गया इसमें। यू नो हाउ दे से ना, क्राइम रिपोर्टर बिकम्स क्रिमिनल। ये बहुत डेंजरस है भाई। नहीं, विल प्रदीप गुप्ता स्टैंड फॉर इलेक्शंस? बिकॉज आपका जानकारी बहुत है। मेरे अंदर वो खूबियां नहीं है जो नहीं कि सर, मैं ये इलेक्शन बहुत नहीं, खूबियां नहीं, पर बिल्कुल बात है नहीं। इसमें कि ये सीरियस क्वेश्चन है, बिकॉज द रिसर्च यू हैव डन और आपकी जो सोच समझ है, आई जस्ट फील कि यू हैव गॉट द वेपन्स टू नहीं, आई हैव गॉट वेपन्स, बट आई डू, मैं खुद मेरे अंदर क्षमता नहीं है ना, खूबियां नहीं है। वो केजरीवाल जी भी वैसा ही बताया पहला। नहीं, ऐसा नहीं बताया केजरीवाल जी। वो मेरा 2013 वैसे ही बोला कि आई विल नॉट स्टैंड। सीधा बोला कि मैंने नौकरी छोड़ दी लोगों के लिए। नहीं, मैं तो ऐसे नहीं बोल रहा। तो पहला बोला था उसने कि आई विल नेवर स्टैंड फॉर इलेक्शन। अच्छा, पता नहीं मुझे। हाँ वो है, वीडियो है, राइट ऋषि? बट उसमें और मैंने बोलने में एक फर्क है, सिर्फ एक है कि वो कह रहे थे आई विल नेवर स्टैंड, मैं कह रहा हूँ मेरे में खूबियां ही नहीं है, वो तो भले खड़े भी हूँ तो हार जाऊंगा। लैंग्वेज डिफरेंस है भाई सर, सोच तो सेम है। नहीं, सोच बिल्कुल। Anyway, as we end, we say bye to Pradeep ji. He's been very nice Thank and you very very much. humble, but very learned man. He knows the business. Sadly, we cannot break the law, so we cannot say anything more. But he does know. So if you want to start a political party for 2029, अभी तो 5 साल आगे, 5 साल तैयारी के लिए लगते हैं। प्लीज, तैयारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। बी प्रिपेयर्ड। ग्रेजुएशन होने के लिए लाइफ के जैसे 15 साल लगते हैं, तो आपको किसी भी चीज की शुरुआत करनी है तो वो 15 साल में आप मैच्योर और पीक पे पहुंचेंगे। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो आज से शुरुआत कीजिए। सर शादी में तो 20 दिन में किया। शादी 20 दिन में किया, लेकिन शादी करने के समय आपकी उम्र 20 साल से ज्यादा थी। वो 29 बैटिंग, आपने लेट हो गए, आपने 18 में करना चाहिए। लड़की नहीं मिले ना। हाँ, तो वो तो शक्ल भी एक चीज है भाई। बहुत शक्ल के साथ और भी बहुत सी सारी चीजें। सर गंदी गंदी बात नहीं है अपना चैनल में।